हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिसिटी। इसको हम बेसिकली हिंदी में बोलते हैं एक दिष्टता, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो हमने बेसिकली पढ़ा था फंक्शन के बारे में, काफ़ी डीपली मैंने आपको बताया था। तो ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई फंक्शन अगर हमारे पास लिखा है तो वो कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, या किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, रेंज निकालते हैं, काफ़ी कुछ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है मोनोटोनिसिटी और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर आता है। मैंने आपको क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी, ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं एक दिष्टता। क्या बोलते हैं इसको? एक दिष्टता। इतनी बात समझ आई नहीं आई? इस बोलते हैं। ठीक है, तो एक दिष्टता का मतलब क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, नाम से पता चल रहा है एक दिष्टता। एक का मतलब होता है वन डायरेक्शन, दिष्टा का मतलब होता है डायरेक्शन। एक का मतलब होता है वन, दिष्टा का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में है, मतलब जो भी फंक्शन हम पढ़ेंगे वो एक डायरेक्शन शो करें। तरीका समझ आया नहीं? अब एक डायरेक्शन शो करें, इसका क्या मतलब है? आप ध्यान से समझिए। तो देखिए ध्यान से, हमने एक फंक्शन ले लिया, कोई भी फंक्शन ले लिया। तो जैसे मान लो हमने एक ग्राफ लिया, ठीक, ये हमने एक ग्राफ लिया, ये एक्स एक्सिस हमारे पास है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो मैंने एक ग्राफ लिया, किसी इंटरवल में लेते हैं ग्राफ। ठीक, ये ग्राफ मैंने लिया एक ए टू बी इंटरवल में। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए टू बी में एक ग्राफ हमने लिया। ठीक, ये एक फंक्शन है हमारे पास, ये किस में है? ए से बी में है। ठीक, ये क्लोज इंटरवल ए से बी में है। एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए से बी। इस फंक्शन की स्टडी हम इस इंटरवल में कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर हम इस फंक्शन के ग्राफ को देखें, ये जो ग्राफ हमने बनाया इसको देखें, तो ये ग्राफ ए से बी तक इंक्रीजिंग है। मैंने क्या बोला? ये ग्राफ ए से बी तक इंक्रीजिंग है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बिहेवियर शो कर रहा है। अगर हम ये ग्राफ देखें, एक दूसरा ग्राफ मैं बनाता हूं। मैंने एक ग्राफ ये लिया, ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगला ग्राफ मैंने लिया, ये बनाया मैंने, और ये हमारे पास कितना है? ये ए है और ये क्या है? बी है। ये वाला ग्राफ अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये वाला ग्राफ ए से बी तक क्या है? डिक्रीजिंग है। मतलब यहां पे क्या है? यहां पे इंटरवल क्या है? ए से बी, क्लोज इंटरवल ए से बी। ये भी एक फंक्शन है। तो ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। क्या है ये? इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। और ये ग्राफ क्या है? डिक्रीजिंग है। ये जो इंटरवल हमने लिखा है इसमें इंक्रीजिंग है ये, और इसमें ये क्या है? डिक्रीजिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे फंक्शन जो किसी सर्टेन इंटरवल में, बात समझ आई नहीं आई? ऐसे फंक्शन जो किसी सर्टेन इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बिहेवियर शो करें, या तो वो इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो, मतलब उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। मैंने क्या बोला? मोनोटोनिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे, या उसको क्या बोलेंगे? एक दिष्ट फलन बोलेंगे। बात समझ आई नहीं? उसका बिहेवियर सिर्फ एक होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। बात समझ आई नहीं आई? अब जैसे मैं एक और ग्राफ लेता हूं। मैंने ये ग्राफ लिया, ये मैंने ड्रॉ किया। ठीक, मैंने एक ग्राफ ये लिया, ऐसे करके एक ग्राफ हमारे पास ये आया और फिर ये आया। अब देखिए ध्यान से, मैंने एक इंटरवल लिया, ए लिया और ये बी लिया। अब अगर हम इसको देखें तो ये ग्राफ ए से बी तक एक बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। अगर हम ए से इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट हमारे पास क्या है? ये पॉइंट हमारे पास सी। तो अगर इस ग्राफ को देखें, ये एक फंक्शन है हमारे पास कोई, ये फंक्शन ए से सी तक क्या हो गया है? ए से सी तक इंक्रीजिंग है। ये एरो क्या शो करता है? इंक्रीजिंग। और सी से बी तक क्या है? डिक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन, ये जो इंटरवल है हमारे पास ए से बी, इसमें दोनों बिहेवियर शो कर गया। इस फंक्शन ने, इस ग्राफ ने ए से बी वाले इंटरवल में दोनों बिहेवियर शो किए, इंक्रीजिंग भी हो गया, डिक्रीजिंग भी हो गया। तो ये फंक्शन क्या है? मोनोटोनिक नहीं है। बात समझ आई नहीं आई? तो इसका मतलब बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि दिस ग्राफ
इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का सिंबल है, एज वेल एज डिक्रीजिंग, एज वेल एज डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब बोल सकते हैं जब दोनों शो कर गया, नॉट मोनोटोनिक, नॉट मोनोटोनिक। इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब ये होता है ऐसे फंक्शन जो या तो क्या हो, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, लेकिन दोनों ना हो। तरीका समझ आया नहीं है? तो इसको लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे फलन जो या तो वर्धमान हो या तो क्या हो, ह्रासमान हो, लेकिन दोनों ना हो, तो उन फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक दिष्ट फलन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन ही किसकी है, मोनोटोनिक फंक्शन की है। फंक्शंस are said to be monotonic. Functions are said to be monotonic if it is increasing, it is either increasing or decreasing, but not both. बात समझ आई नहीं आई? इन सम इंटरवल, इन सम इंटरवल, इन सर्टेन इंटरवल लिख सकता हूं मैं, इन फिक्स इंटरवल, कोई इंटरवल होगा उसकी हम बात करेंगे। इन सर्टेन इंटरवल। तरीका समझ आया नहीं है? तो जो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होते हैं या डिक्रीजिंग होते हैं, लेकिन दोनों नहीं होते हैं, उन फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम, मोनोटोनिक बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी सर्टेन इंटरवल में दोनों बिहेवियर शो कर गया तो वो फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिक नहीं होगा। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये ग्राफ ए से बी वाले इंटरवल में दोनों बिहेवियर शो कर गया, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग हुआ, फिर यहां से यहां तक क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। तो ये फंक्शन कभी भी इस इंटरवल में ए टू बी में कभी भी मोनोटोनिक नहीं हो सकता है। तरीका समझ आया नहीं? और फंक्शन के इस प्रॉपर्टी को मोनोटोनिसिटी कहते हैं। बात समझ आई नहीं है? तो क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंक्शन, नोट डाल के क्या लिखेंगे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंक्शन, ये बोल सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोनोटोनिसिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, this property of function is called monotonicity. मोनोटोनिसिटी। तरीका समझ आया नहीं? तो मोनोटोनिसिटी एक प्रॉपर्टी है, और मोनोटोनिक फंक्शन की बात करेंगे अगर हम कभी, तो ये बात समझ जाइएगा आप कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, लेकिन एक साथ दोनों बिहेवियर शो नहीं करेगा। तरीका समझ आया नहीं? कुछ सिंबल है, मैं उनको आपको समझा देता हूं। तो ये नोटेशन है कुछ, ठीक, नोटेशन का मतलब होता है संकेत। तो नोटेशन क्या है, कभी भी अगर इंक्रीजिंग वर्ड आएगा, ठीक, इंक्रीजिंग आएगा, तो इंक्रीजिंग को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एरो लगाते हैं। और इंक्रीजिंग की हिंदी क्या होती है, वर्धमान फलन। ठीक, इंक्रीजिंग फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्धमान फलन। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या होता है, कभी भी डिक्रीजिंग अगर आएगा तो एरो नीचे की तरफ लगेगा। अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो एरो हम लगाएंगे नीचे की तरफ। और डिक्रीजिंग फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं ह्रासमान फलन। हा लिखते हैं और हा में या लगाते हैं, ठीक है, हा में आधा या लगता है, ये ह्रासमान फलन। इतनी बात समझ आई नहीं है? ये नोटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में हम वर्धमान बोलते हैं इंक्रीजिंग को, और डिक्रीजिंग को क्या बोलते हैं, ह्रासमान बोलते हैं। तो एरो ऊपर की तरफ लगा है तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, एरो नीचे की तरफ लगा तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ये एक आज जो क्लास है बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम बेसिकली बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे और एकदम बेसिक से बताएंगे। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हो तो मैं ये गारंटी देता हूं, आज के बाद आपको कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ आई नहीं है? तो सबसे पहले आप इसको कॉपी करिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं।
अब हम बेसिकली फंक्शन को कैटेगराइज करेंगे, फंक्शन को बांटेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, क्या क्या पढ़ना है। तरीका समझ आया नहीं है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी कितने टाइप के होते हैं तो हमें समझना है बेसिकली, ठीक। तो देखिए जो मोनोटोनिक फंक्शन होंगे, मोनोटोनिक का मतलब क्या आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इनको हम एक पर्टिकुलर कैटेगराइज करेंगे, ठीक। तो फंक्शन को हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, जो फंक्शन होते हैं मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब होता है मोनोटोनिक फंक्शंस, ठीक। जो एक दिष्ट फलन होंगे उनको हम कैटेगराइज करेंगे। फंक्शन कभी भी अगर आपके पास आएगा तो वो दो टाइप से होगा। कितने टाइप से होगा? दो टाइप से आएगा फंक्शन। पहला हमारे पास क्या आएगा, ठीक, दो टाइप से आएगा। ये आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, इंक्रीजिंग फंक्शन मैं इंग्लिश में लिखूंगा, आप समझ जाना। fn का मतलब फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा क्या आएगा हमारे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बात याद रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास कोई फंक्शन आएगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। फंक्शन हमेशा दो टाइप के होते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग को भी हम थोड़ा फर्दर कैटेगराइज करते हैं, इंक्रीजिंग को भी दो पार्ट में बांटते हैं और डिक्रीजिंग को भी दो पार्ट में बांटते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एक वर्ड होता है स्ट्रिक्टली। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्टली बोलते हैं उनको, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली का क्या मतलब है और सिंपल इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? स्ट्रिक्टली एक अलग कैटेगरी बेसिकली। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी भी आपके पास कोई फंक्शन आता है तो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक। इंक्रीजिंग में भी दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, इंक्रीजिंग को हम दो तरीके से बांटते हैं। इंक्रीजिंग में दो चीजें आती हैं। पहली चीज है हमारे पास, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होता है? एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात समझ आई नहीं आई? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है निरंतर, निरंतर वर्धमान फलन। ये बात याद रखना, कभी भी आएगा तो स्ट्रिक्टली का मतलब अलग ही होता है, निरंतर वर्धमान फलन। इतनी बात समझ आई नहीं है? और ये जो हमारे पास लिखा है, और एक दूसरा जो वैरायटी होती है उसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं उसको? नॉन डिक्रीजिंग। बात समझ आई नहीं है? अगर देखो नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है, इसको हम सिंपल इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। अगर सिंपल इंक्रीजिंग लिखा है तो आप नॉन डिक्रीजिंग ही समझोगे। क्या समझोगे? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, या इसको क्या समझोगे? इंक्रीजिंग फंक्शन समझोगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कभी भी स्ट्रिक्टली वर्ड यूज है तो हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली नहीं लिखा है तो हम नॉन डिक्रीजिंग या सिंपल इंक्रीजिंग मान के ही चलेंगे। तरीका समझ आया नहीं है? लेकिन अगर स्ट्रिक्टली होगा तो वो लिख के देगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ध्यान से समझिए, अब इसकी हम बात करते हैं। या इसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम इसका होता है, इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सारे नाम क्या हैं? सेम है, कभी भी अगर आता है तो सेम है। तरीका समझ आया नहीं? इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलेंगे? सिंपल वर्धमान फलन। क्या बोलेंगे? सिंपल। सिंपल अगर वर्धमान लिखा है, उसमें कुछ भी आपसे नहीं कहा है निरंतर वर्धमान या कुछ भी, तो आप क्या समझोगे उसको? नॉर्मल वर्धमान नहीं समझोगे। तो मैंने क्या बोला, फंक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। इंक्रीजिंग को हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। इंक्रीजिंग में एक कैटेगरी आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली, और अगर स्ट्रिक्टली नहीं है तो नॉर्मल वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। थोड़ा सा अंतर होता है, उस अंतर को भी समझेंगे हम। अब इसको भी दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है यहां पे, एक हमारे पास होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निरंतर ह्रासमान फलन। बात समझ आई नहीं है? कोई दिक्कत इसमें? और जो दूसरी कैटेगरी होती है उसको हम सिंपल डिक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिंपल डिक्रीजिंग बोलेंगे, सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, या क्या बोलेंगे बताइए? नॉन इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, या इसको क्या बोलेंगे? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग,
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। इतनी बात समझ आई नहीं आई, ये हम बोलेंगे। तो इनका सबका नाम सेम है, इसको बोलेंगे निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान, और इसको क्या बोलेंगे, सिंपल ह्रासमान बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल ह्रासमान। अगर कभी भी हमारे पास लिखा है, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है, तो सिंपल हम उसको डिक्रीजिंग ही समझेंगे। तरीका समझ आया नहीं है? तो फंक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं दो टाइप से, एक होता है स्ट्रिक्टली, मतलब एक होता है इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में एक केस होता है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग में एक केस होता है दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तरीका समझ आया नहीं है? अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज ना हो तो उसको हम सिंपल क्या समझेंगे, डिक्रीजिंग समझेंगे। ये वाला केस और ये वाला केस, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब देखिए यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंक्रीजिंग, मतलब जो इंक्रीजिंग ना हो, क्या हो, डिक्रीजिंग हो। नॉन डिक्रीजिंग मतलब जो इंक्रीजिंग, जो डिक्रीजिंग ना हो, क्या हो, इंक्रीजिंग हो। लेकिन देखो आपने एक पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव नंबर्स या निगेटिव नंबर्स। अगर मैं निगेटिव नंबर की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या, ऐसे नंबर जो पॉजिटिव ना हो। मैं अगर बात करता हूं ऐसे नंबर जो पॉजिटिव ना हो, अगर मैं पॉजिटिव नंबर की बात करता हूं इसका मतलब क्या होगा, जो नेगेटिव ना हो। तो अगर मैं कहता हूं नॉन नेगेटिव, तो नॉन वर्ड जहां भी यूज होता है तो उसमें उसका मतलब क्या होता है, नॉन वर्ड कभी भी आप यूज करोगे तो नॉन का मतलब होता है जीरो ऐड हो गया। जैसे मैंने कहा नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव तो होगा लेकिन पॉजिटिव में जीरो ऐड आ गया। तो कभी भी अगर हम नॉन नेगेटिव की बात करेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन पॉजिटिव में हमें क्या करना है, जीरो भी ऐड करना है हमें। बात समझ आई नहीं आई? तो सिंपल सी बात है, कहीं भी अगर नॉन वर्ड लगता है तो इसका मतलब होता है बेसिकली कि जीरो भी इंक्लूडेड है, जीरो भी जुड़ा हुआ है। ठीक, इतनी बात समझ आई नहीं है? तो ये मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया, क्लासिफाई किया, तरीका समझ आया नहीं है? ये इसका जो है वर्गीकरण है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। आपको यही नहीं पता कि आपका कंटेंट क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? तो अभी हमने सिर्फ क्लासिफाई किया है, अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हर वैरायटी डिस्कस करेंगे कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग में क्या अंतर है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है। अब देखिए पूरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कहानी डिपेंड करती है एक्स और वाई की वैल्यू पे। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करता हूं फंक्शन की, ध्यान से देखिए, मैंने एक फंक्शन ले लिया, y बराबर fx। जब मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं तो अंडरस्टूड है ये हमारे पास क्या, ये वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, ये होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये मैं बहुत बार लिख चुका हूं, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये है स्वतंत्र, ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो y बदलेगा, तो मतलब y हमारे पास क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतनी बात समझ आई नहीं है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें सवाल उठता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की अगर कहानी की बात करें तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फंडा क्या है, एक्चुअल फंडा क्या है, मेन फंडा क्या है भाई? क्योंकि देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो सपोज करो क्या है कि आप कोई बिजनेस करते हैं, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस, आपका बिजनेस इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, बताइए? बिजनेस इंक्रीजिंग कब कहलाएगा? जब आपको लगातार उसमें प्रॉफिट होगा। अगर आपने बिजनेस में 1 लाख लगाए हैं तो अगर आपको 1 लाख से ज्यादा मिलना स्टार्ट हो गया, 1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको अगर 1 लाख आपके निकल आए और उससे ज्यादा मिलना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब बिजनेस इंक्रीजिंग है ना, कुछ आपके पास आ रहा है ना, तो बिजनेस इंक्रीजिंग है। अदरवाइज क्या है, जो आपने पैसे लगाए वो भी नहीं निकल पा रहे, तो इसका मतलब क्या है, जो बिजनेस क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टोटल फंडा किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है एक्स और वाई की वैल्यू पे। जब हम एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिलेंगी, अंडरस्टूड है? ठीक, तो एक्स की वैल्यू रखने के बाद वाई की वैल्यू किस हिसाब से मिल रही है, यही तय करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो देखिए ध्यान से कि जैसे मान लो अगर मैं एक नॉर्मल सा ग्राफ लेता हूं, मैंने एक नॉर्मल सा ग्राफ लिया, इसको आप बना लीजिएगा ढंग से। एक मैंने ग्राफ ये लिया, ठीक, ये ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ग्राफ लिया, ये पॉइंट ए है और ये बी है। अब मैं इसको इंक्रीजिंग भी बोल सकता हूं, डिक्रीजिंग भी बोल सकता हूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट होगा, सर अगर हम इधर से ए से बी की तरफ जाएं, अगर हम ए टू बी जाएं तो देखो हमें चढ़ना पड़ रहा है ऊपर। ए से बी की तरफ अगर जाएं तो हमें ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर ए से बी की हम बात करें तो ये ग्राफ क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। लेकिन अगर हम बी से ए की तरफ जाएं, इधर आए अगर, तो देखो ढाल आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमें उतरना पड़ रहा है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। बात समझ आई नहीं? ऐसे सवाल
अक्सर स्टूडेंट के मन में आते हैं कि सर ये एक ग्राफ देखो, अगर इधर से इधर चले तो इंक्रीज कर रहा है और इधर से इधर करें तो डिक्रीज कर रहा है, तो एक ग्राफ तो दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, तो हम कैसे जानेंगे कि क्या अंतर है? तो ये बहुत सिंपल अंतर है, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कि अगर कभी भी, मैंने क्या बोला, अगर कभी भी x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, मैंने क्या बोला, अगर कभी भी x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब x आप बढ़ा रहे हैं तो y क्या है, बढ़ रहा है, मतलब इनपुट आप अगर बढ़ा रहे हैं तो आपका आउटपुट भी बढ़ रहा है। तरीका समझ आया नहीं है? तो अगर ऐसा है, या x कम कर रहे हैं तो y भी कम हो रहा है, मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूं x और y का बिहेवियर क्या है, सेम अगर है, x बढ़ने के साथ साथ y बढ़ता है, x घटने के साथ साथ y घटता है, तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये तरीका आप लगाओगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम x को बढ़ाएं, देखो जैसे जैसे x हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस पॉइंट पे y हमें क्या मिला, ये मिला। इस पॉइंट पे जैसे देखो हमने x बढ़ाया वैसे y क्या हो रहा है, देखो y बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं वैसे y बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग का फंक्शन है। अगर आप x कम करोगे तो y भी आपका क्या होगा, कम होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि x और y का बिहेवियर अगर सेम है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर x और y का बिहेवियर एंटी है, एकदम अपोजिट है, मतलब x बढ़ा रहे हैं आप और y क्या हो रहा है, y कम हो रहा है, x को घटा रहे हैं y बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। जैसे मान लो मैं एक ग्राफ ले लेता हूं, ये मैंने ग्राफ ले लिया, ये लिया, देखिए ध्यान से देखिए, ये मैंने ग्राफ ले लिया, मैंने कहा बताओ ये ग्राफ क्या होगा, तो आप इधर से आपने चलना स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, आप इधर से चलना स्टार्ट करोगे, तो जैसे जैसे आप इधर से इधर आओगे, इधर बढ़ोगे, तो आप क्या कर रहे हो, x कम कर रहे हो ना, तो जैसे जैसे x कम कर रहे हो आप देखो इस पॉइंट पे y आपको ये मिला, इस पॉइंट पे y आपको क्या मिला, ज्यादा हो गया, इस पॉइंट पे y क्या हो गया, और ज्यादा हो गया। जैसे जैसे आप x कम कर रहे हो वैसे y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर आप इधर से इधर चलोगे तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो y आपका क्या होगा, कम होगा। मतलब कह सकते हैं कि x और y का बिहेवियर क्या है, अलग अलग है। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर x बढ़ाने से, x को अगर हम बढ़ाएं, y भी बढ़े, या क्या हो सकता है, x को घटाने से y भी घटे। मतलब मैं कह सकता हूं x एंड y हैव सेम बिहेवियर, हैव सेम नेचर, दोनों का सेम नेचर है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है इंक्रीजिंग की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है ये इंक्रीजिंग की कंडीशन है। इतनी बात समझ आई नहीं है, ये इंक्रीजिंग की कंडीशन है। तरीका समझ आया नहीं है? अब देखिए अगर हम x को बढ़ाएं और y क्या हो, कम हो, या x को कम करें तो y क्या हो, बढ़े, अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन किसकी है, डिक्रीजिंग की है। मतलब x एंड y हैव अपोजिट बिहेवियर, x एंड y हैव अपोजिट नेचर, इनका नेचर क्या है, अपोजिट है। अगर ये कंडीशन कभी भी होती है, x बढ़ने के साथ साथ y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या x घटने के साथ साथ y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन किसकी आ गई, ये कंडीशन होगी डिक्रीजिंग की, ये कंडीशन हो गई डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करिए अच्छे से, फिर उसके आगे धीरे धीरे प्रोसीड करते, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, मुझे कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, अगर मैं आपको सिखा नहीं पाया तो सब बेकार ही है। तो इसलिए इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ से बता रहा हूं, हर एक चीज दिमाग खुल जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए।
अब हम बेसिकली वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, तो ये सब बात करेंगे हम, ठीक है। क्या कंडीशंस होती हैं, तो देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, हम एओडी पढ़ रहे हैं। तो हम डिफरेंशिएशन के बेसिस पे ये कैसे चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव टेस्ट। क्या पढ़ेंगे हम? डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव का यूज करके हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। क्या पढ़ेंगे हम? डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मोनोटोनिक फंक्शन, फॉर मोनोटोनिक फंक्शंस। एफएनएस का मतलब फंक्शंस, इसको क्या बोलते हैं? अवकलज परीक्षण, ठीक। हम डेरिवेटिव के आधार पे कैसे तय करेंगे कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला मैंने ले लिया, इधर से स्टार्ट करता हूं, सबसे पहला मैंने ले लिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या लिया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का सिंबल है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमारे पास मान लीजिए कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली का मतलब क्या? वर्ड स्ट्रिक्टली अगर जुड़ा है तो इसका क्या मतलब है? निरंतर वर्धमान इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरंतर वर्धमान। निरंतर का क्या मतलब है? कभी भी अगर कोई ग्राफ हमारे पास लिखा है, वो इंक्रीजिंग तो है लेकिन कभी भी क्या है, वो ग्राफ कांस्टेंट नहीं हुआ है। बात समझे नहीं समझे? मैंने क्या बोला? अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, अगर वर्ड स्ट्रिक्टली लगा है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ किसी भी इंटरवल के लिए कांस्टेंट नहीं हुआ है। तरीका समझ आया नहीं है? तो मतलब क्या है कि कुछ ये केस है कि ग्राफ इसका कैसे आएगा। अगर इसके ग्राफ की हम बात करें, ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके आएगा, ये आएगा। ये तरीका समझ आया नहीं है? ये ग्राफ होगा और इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। क्या है? लगातार बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ इसका आया हमारे पास, मैंने एक ये ग्राफ ले लिया, y बराबर एफ एक्स का लिया। किसका लिया? y बराबर एफ एक्स का। तो ये ग्राफ जो है बेसिकली, ये ग्राफ क्या लगातार बढ़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है केस कि ये ग्राफ ऐसे बढ़ने के बाद कहीं कांस्टेंट हो गया है, ऐसा नहीं है। ये ग्राफ में आपको कहीं भी सीधी लाइन नहीं मिलेगी, मतलब ग्राफ क्या है, कभी भी कांस्टेंट नहीं हुआ है। ग्राफ क्या है? लगातार बढ़ रहा है, कभी भी जीरो नहीं हुआ है। तरीका समझ आया नहीं है? क्योंकि ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो ग्राफ कहीं कांस्टेंट नहीं हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट अगर नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो मतलब क्या है? अगर ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और ग्राफ कहीं भी कांस्टेंट नहीं हुआ है तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो आप उसके डिफरेंशिएशन के बारे में क्या बता सकते हैं? अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके डेरिवेटिव के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? तो मैंने आपको सीधे सीधे बताया था, अगर आपको याद हो कि डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप। मैंने क्या बोला था? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप, स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो हम क्या करेंगे? इसके किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो हमें टेंजेंट ये मिल गई, ये हमें क्या मिली? ये एक टेंजेंट मिल गई। तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? थीटा बनाएगी। ये इसका क्या हो गया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। मैं देखो आपको लॉजिक बता रहा हूं पीछे का, कंडीशन मैं भी लिखा के रटा सकता हूं, लिख दूं कंडीशन, याद कर लो। कंडीशन याद करने से सब कुछ नहीं होगा। आप ये समझिए कैसे आता, थोड़ा सा ये समझिए। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास टेंजेंट है, हमने क्या किया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि x बढ़ने के साथ साथ y बढ़ेगा, x घटेगा तो y घटेगा। x और y का बिहेवियर सेम है। देखो जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो वैसे y बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा है। अगर उल्टा चलो, आप इधर से इधर आओ, तो इधर से इधर अगर आप आओगे तो देखो जैसे x कम होगा ना भाई, इधर से इधर आओगे तो x की वैल्यू कम होगी ना। तो जब x की वैल्यू कम होगी देखो y भी कम होगा। भाई इस पॉइंट पे y ये मिल रहा है, इस पॉइंट पे y क्या और कम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे x बढ़ने के साथ साथ y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने dy बाई dx निकालने के लिए हमने क्या किया, dy बाई dx पे कंडीशन निकालने के लिए हमने क्या किया, इस ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी। हमने क्या ड्रॉ करी? एक स्पर्श रेखा मैंने ड्रॉ करी। आपको पता है, मैंने बताया था कि जो किसी भी जो dy बाई dx होता है, अगर फंक्शन को आप किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर दे तो जो dy बाई dx आएगा वो dy बाई dx क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप देगा। ये मैंने बात आपको बताई थी। तो आपने जब इसको आपने टेंजेंट ड्रॉ करी तो हम टेंजेंट के स्लोप को देखेंगे, टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है। तो आप इसके अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो जो थीटा आएगा, वो जो थीटा होगा ये हमेशा क्या होगा? एक्यूट होगा। क्या होगा? एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये थीटा जो हमेशा आएगा क्या होगा? न्यून कोण होगा। तरीका समझ आया नहीं है?
भाई अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ आप बनाओ, स्ट्रिक्टली होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, कोई भी ग्राफ बनाओ बट वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ अगर है, तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमेशा क्या होगा, 90 से छोटा होगा, न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो इस केस में थीटा क्या हुआ, एक्यूट एंगल हुआ, मतलब थीटा क्या है, 90 से छोटा हुआ। थीटा अगर 90 से छोटा है तो आप बताओ, अगर कभी भी आप tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, एक्यूट है, तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ये जो tan थीटा होता है यही क्या होता है, स्लोप होता नहीं होता है। तरीका समझ आया नहीं। और स्लोप को हम और कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। भाई स्लोप को कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। तो इसलिए क्या होगा कि अगर ग्राफ हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जो उसका dy बाई डी एक्स होगा क्या होगा, जो उसका डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जो dy बाई डी एक्स होगा हमेशा बड़ा होगा। तरीका समझ आया नहीं है, बताइए कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए आगे, देखिए आगे हम बात करते हैं सेकंड, हम बात करते हैं सेकंड नॉन डिक्रीजिंग की। किसकी बात करते हैं, नॉन डिक्रीजिंग। अब देखो नॉन वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स को 0 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा अभी आपको बताते हैं। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको नॉर्मल या सिंपल हम डिक्रीजिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास है तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग, या इसको या हम सिंपल इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो इसमें क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग तो है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें सिर्फ एक छोटा सा अंतर है कि देखो इसमें क्या है, ग्राफ कहीं भी कांस्टेंट नहीं हुआ है। मैंने क्या बोला, इसमें ग्राफ कहीं भी कांस्टेंट नहीं हुआ है। ग्राफ ने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो कभी सीधा नहीं हुआ है, मतलब कभी भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, वो लगातार बढ़ता गया है। इसमें क्या होता है, जो नॉन डिक्रीजिंग या इसको हम सिंपल इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ग्राफ कुछ इंटरवल के लिए कांस्टेंट रहा होता है, ठीक है। तो ग्राफ जैसे यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज किया, फिर यहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज किया। तो ये तरीका होता है। जैसे क्या हुआ, ये ए होगा, इसको मैंने बोला ए से बी तक इंक्रीज किया, बी से सी तक क्या रहा, कांस्टेंट रहा, और सी से डी तक फिर इंक्रीज किया। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि जो बी सी है हमारे पास, ये क्या हो गया, ग्राफ इतने के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हुआ नहीं हुआ आप बताइए, बोलिए, इतने के लिए कांस्टेंट हो गया। और आपको पता है कि ग्राफ कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, फंक्शन कांस्टेंट हो गया, y बराबर समथिंग। तो इतने के लिए जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, 0 होगा। अब देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं। अगर मैं ए बी और सी डी की बात करूं, ए बी और सी डी की बात करूं, तो ये तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है कि नहीं है। तो इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, फॉर ए बी एंड सी डी, ये जो पोर्शन है हमारे पास ए बी और सी डी, इसके लिए जो dy बाई डी एक्स होगा, अभी मैंने निकाला कि अगर ग्राफ कभी भी स्ट्रिक्टली है तो उसके लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहली इक्वेशन मिल गई। अगर मैं बात करता हूं फॉर पोर्शन BC, अगर मैं BC की बात करता हूं, ये जो पोर्शन हमारे पास है, इतना पोर्शन है, ये कांस्टेंट है भाई। इस पोर्शन में फंक्शन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट रहा होगा ना। तो इस पोर्शन में अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0 आता है। क्या आता है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है 0 आता है। तो आपको अगर मैं मर्ज कर दूं, दोनों इक्वेशन को मिला दूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मैं बात करूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों को मैं मिला दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा भी होगा और 0 के बराबर होगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर कभी भी हमारे पास ग्राफ सिंपल इंक्रीजिंग लिखा है या नॉन डिक्रीजिंग लिखा है, तो उसमें क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा तो होगा लेकिन 0 के बराबर भी होगा कुछ पॉइंट पे, कुछ इंटरवल में। बात समझ आई नहीं है। तो कहने का मतलब ये हमारे पास है कि अगर कभी भी हम इस नॉन डिक्रीजिंग की बात करेंगे, सिंपल इंक्रीजिंग की बात करेंगे, तो ग्राफ कुछ इंटरवल के लिए कांस्टेंट रहा होता है। तो ये इसमें और इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है, इसमें ग्राफ कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर कभी भी वर्ड स्ट्रिक्टली आ जाता है तो उसमें ग्राफ कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगर सिंपल इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ग्राफ क्या रहा होगा, थोड़े इंटरवल के लिए कांस्टेंट रहा होगा। यही सबसे बड़ा अंतर है, चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होगा तो उसमें भी ग्राफ कभी कांस्टेंट नहीं होगा। तो वर्ड स्ट्रिक्टली लगने से ग्राफ कभी कांस्टेंट नहीं होगा। बात समझ आई नहीं है। अब देखिए हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड वन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड हमारे पास है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैं पूरा नहीं लिखता, ऐसे डिक्रीजिंग का सिंबल बनाऊंगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर कभी भी इसकी बात करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, तो इसका मतलब हमने ग्राफ ले लिया, देखिए ध्यान से,
तो ग्राफ क्या होगा, लगातार घट रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ लगातार घट रहा है। तो मान लो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे करके ये आया। ठीक, बात समझ आई नहीं है, ये ग्राफ आया। तो अगर ये ग्राफ हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसको मैंने बोल दिया ए बी बोल दिया, ये हमारे पास ए है और ये क्या है, बी है। तो ये ग्राफ लगातार क्या है, घट रहा है, लगातार कम हो रहा है। तो अगर ग्राफ हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कभी भी कांस्टेंट नहीं हुआ है, किसी भी ग्राफ का कोई भी पोर्शन या ग्राफ का कोई भी भाग कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, लगातार अगर घटा है ग्राफ तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो हम बात करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन भाई साहब बता दो क्या होगा, इसका जब डेरिवेटिव क्या होगा। कोई भी अगर हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। तो हमने क्या किया, हमने इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो मैंने एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट ये मैंने ड्रॉ करी, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। तो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, मैंने क्या बोला, ये हमारे पास टेंजेंट है। तो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी थीटा, वो जो थीटा होगा हमेशा क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो थीटा हमेशा अधिक कोण होगा। कितना होगा, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा है थीटा, अगर 90 से बड़ा है तो अगर आप उसका tan निकालते हो तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा ही dy बाई डी एक्स होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ग्राफ कभी भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे लिखिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, सोल्यूशन मैं दूंगा आपको। बात समझ आई नहीं आई, इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद आपके अंदर कोई डाउट नहीं बचेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को लेके। बस कंडीशन ये है, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से आखिरी तक पूरा देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। भाई ये तो सब बताते हैं, ये सारी चीजें हर कोई बता देगा आपको, ये होता है, ये होता, रट लो आप, किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या होती है उसको जानना सबसे बड़ा टास्क होता है। इतनी बात समझ आई नहीं है। अब देखिए, मैं एक ग्राफ इरेज करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं ये वाला इरेज करता हूं। अब देखिए, हम बात करेंगे सिंपल नॉन इंक्रीजिंग की बात करेंगे या सिंपल डिक्रीजिंग की बात करेंगे। ठीक है, सिंपल डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा बताइए। सिंपल डिक्रीजिंग का मतलब होगा कि ग्राफ डिक्रीज किया होगा लेकिन कुछ इंटरवल के लिए क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। तरीका समझ आया नहीं है। अब मैं फोर्थ की बात करता हूं, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, या इसको हम सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। मैंने 3 नाम लिखाए थे इसके। ठीक, अब देखिए, तो ग्राफ क्या है, डिक्रीज तो क्या होगा लेकिन कुछ एक्स के लिए क्या रहा होगा, कांस्टेंट हो गया होगा। जैसे ग्राफ यहां तक डिक्रीज किया, फिर देखो कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज किया ग्राफ। तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो अगर मैं ए बी और सी डी पोर्शन की बात करूं तो भाई ए बी और सी डी जो पोर्शन है वो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फॉर पोर्शन ए बी एंड सी डी, अगर ये पोर्शन इनकी बात करूं तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मैं ग्राफ को तोड़ रहा हूं अलग अलग सेक्शन में, जो कांस्टेंट है उसको अलग डील कर रहा हूं मैं। तो ये तो हमेशा डिक्रीजिंग है, तो इसके लिए क्या होगा, जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 से छोटा होगा, पहली कंडीशन। अगर मैं कांस्टेंट वाले पोर्शन के लिए बात करूं, फॉर पोर्शन BC, अगर BC के लिए मैं बात करता हूं तो BC तो कांस्टेंट है, इस यहां B से लेकर C तक फंक्शन कांस्टेंट है। फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आई नहीं है। 2, अगर दोनों को मैं मिला दूं फ्रॉम 1 and 2, तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा जो dy बाई डी एक्स होगा, जो dy बाई डी एक्स होगा वो 0 से छोटा तो होगा लेकिन 0 के बराबर भी होगा अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग है या नॉन इंक्रीजिंग है। बात समझ आई नहीं है। तो ये जो मैंने आपको लॉजिक्स बताए, ये लॉजिक आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक है। लॉजिक अगर आपको आते रहेंगे तो सब कुछ आप कर लोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप अप्रोच डेवलप कर लोगे। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला डायरेक्टली रट लोगे तो उससे कभी भी अप्रोच डेवलप नहीं होती है, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं।
अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया मैं समराइज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास कोई अगर एक तरफ मैं फंक्शन लेता हूँ, दूसरी तरफ मैं कंडीशन लेता हूँ, ठीक है। मैं इधर लेता हूँ फंक्शन और इधर मैं क्या लेता हूँ, कंडीशन, ठीक है। अगर हमारे पास, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास फंक्शन, पहला फंक्शन अगर हमारे पास है, स्ट्रिक्टली अगर है हमारे पास, एसटी का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि अगर फंक्शन हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कंडीशन क्या होगी, तो उसके लिए जो dy बाई डी एक्स है, उसके लिए जो dy बाई डी एक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ मैंने बताई, अगर कभी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसके लिए जो dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। थर्ड देखिए, अगर मैंने बताया आपको कि फंक्शन नॉर्मल इंक्रीजिंग है, सिंपल इंक्रीजिंग लिखा है, तो उसके लिए जो dy बाई डी एक्स है वो क्या है, बड़ा तो होगा लेकिन 0 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चौथी चीज़ मैंने बताई कि अगर फंक्शन सिंपल डिक्रीजिंग है तो उसके लिए जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा तो होगा लेकिन 0 के बराबर हो जाएगा। ये मैंने कंडीशन आपको बताई, ये मैंने आपको बताया। तरीका समझ आया नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको बताई, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बात समझ आई नहीं है, ठीक। यही कंडीशन है, ये जो होता है ये हुआ, अगर फंक्शन ये है तो ये कंडीशन आपको लगानी, ये है तो ये लगाना, ये है तो ये लगाना, ये है तो ये लगाना। तरीका समझ आया नहीं है। और ये कंडीशंस कैसे आती हैं मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया। तरीका समझ आया नहीं है। कोई अगर डाउट आपको है तो आप बताइए मुझे। अब देखिए, अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन देता हूं और मैं आपसे कहता हूं बताओ भाई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा, तो मैं देखो कुछ एग्जांपल्स आपको कराता हूं, फिर मैं समझाता हूं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जाम्पल ये ले लिया, मैंने कहा बताइए y बराबर हमारे पास e की पावर x लिखा है, इस फंक्शन के बारे में आप क्या बता सकते हो। ये जो हमारे पास लिखा है, तो इस फंक्शन के बारे में आप क्या बता सकते हो, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्या है। तो हमने क्या किया, तुरंत हमने इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। हम डिफ्रेंशिएशन का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर है, तो हम डेरिवेटिव का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, ये सब क्या है, डेरिवेटिव के एप्लीकेशन है। तरीका समझ आया नहीं है तो बिना dy बाई डी एक्स के इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कोई फंक्शन दिया हो उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट के आधार पे आप बताओ क्या होगा। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, जब डिफरेंशिएट किया तो कितना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो ये आ गया। अब हम ये देखेंगे क्योंकि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन एक चरघातांकी फलन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कोई भी वैल्यू आप x की रख दो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स क्या आ गया, जो dy बाई डी एक्स हमारे पास आया वो क्या आ गया, वो 0 से बड़ा आ गया। तो मैं कह सकता हूं y बराबर जो e की पावर x है, ये कैसा फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि प्रत्येक r के लिए, इसमें x की कोई वैल्यू रखो आप, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब प्रत्येक r के लिए क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तरीका समझ आया नहीं है। वैसे भी अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखा दूं इसका, तो इसका जो e की पावर x का ग्राफ होता है वो जानते हैं कैसे बनता है, वो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये लगातार बढ़ता जाएगा, कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, अगला मैंने ले लिया यहाँ पे y बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7। हमने कहा बताओ ये फंक्शन कैसा होगा, तो आपने क्या किया, तुरंत इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब आपने तुरंत इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो क्वांटिटी लिखी है हमारे पास, ये क्वांटिटी लिखी क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 0 हो सकती है, लेकिन ये तो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी, लेकिन उसमें 5 ऐड हो गया, मान लो ये 0 हो भी गया लेकिन उसमें 5 ऐड होगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी हो सकती, कभी भी 0 नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या है, सो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स हमारे पास 0 से बड़ा आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगला देखिए, अगला एग्जांपल है, मैंने क्या किया, y बराबर e की पावर माइनस एक्स ले लिया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स।
अब देखिए ये जो हमारे पास e की पावर माइनस एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी हो, e की पावर एक्स हो चाहे e की पावर माइनस एक्स हो, कोई भी हो, आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये वाला टर्म हमेशा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी रख के देखो आप, -2 3 4 पॉजिटिव रखो, कुछ भी रख के देखो तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। बाहर निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। तो मैं कह सकता हूँ ये जो फंक्शन आपके पास है ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अगला एग्जाम्पल देखिए, y बराबर लिखा हमारे पास -5 माइनस एक्स की पावर 7 माइनस एक्स क्यूब, ये लिखा हमारे पास, ठीक है, और -5x ये लिखा है। मैं कह रहा हूँ बताओ ये फंक्शन क्या होगा, तो आपने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया dy बाई डी एक्स किया, क्योंकि हम dy बाई डी एक्स करने के बाद ही कुछ बता पाएंगे कि भाई dy बाई डी ये फंक्शन कैसा है। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, जब डिफ्रेंशिएट किया इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 7x की पावर 6, इसका कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर -5। तो हमने इसमें से क्या किया, हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, 7x की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्वांटिटी देखो, ये मिनिमम 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, अदरवाइज ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और इसमें 5 ऐड हो रहा है। अगर ये दोनों 0 भी हो जाएंगे तब भी 5 बचेगा, और तो ये क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव में निगेटिव मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं बेसिकली कि जो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया वो क्या आया, वो 0 से छोटा आ गया। dy बाई डी एक्स 0 से छोटा आ गया, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इतनी बात समझ आई नहीं? अब देखिए इसमें क्वेश्चन कितने तरीके के बनते हैं। अगर हमारे पास क्या है, कोई भी फंक्शन है तो हमारे पास सवाल कितने तरीके के बनते हैं। देखिए पहली चीज, पहला क्वेश्चन बनता है हमारे पास, एक फंक्शन देगा हमें, ठीक, ध्यान से देखिएगा, जो वैरायटी 1, पहली चीज एक वैरायटी बनती है, वैरायटी 1, एक जो है सेक्शन बनता है दैट इज 1। पहली वैरायटी बनती है, एक फंक्शन देगा y बराबर fx, और हमसे पूछेगा बताओ ये फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। हमसे पूछेगा इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, क्या पूछेगा हमसे पूछेगा, पहली चीज़ पूछते इसमें क्या पूछेगा, फंक्शन देगा, ये चीज़ गिवन होगी हमारे पास, ये जो दिखा है ना ये देगा हमें, और हमसे पूछेगा क्या, जो क्वेश्चन रहेगा क्या पूछेगा, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग, हमसे ये पूछेगा, ये चीज पूछी जाएगी, पहली वैरायटी। दूसरी वैरायटी, ठीक, वैरायटी जो है, एक मिनट, जो वैरायटी 2 हमारे पास है, वैरायटी 2, इसमें क्या, इसमें हमें इंटरवल देगा, हमें एक फंक्शन देगा और ये हमें देगा, ठीक, ये गिवन, और हमसे पूछेगा एक इंटरवल देगा, कोई भी इंटरवल मैंने मान लिया, मान लो a, b, ये एक इंटरवल है, ठीक, ये भी देगा, और हमसे पूछेगा बताओ ये फंक्शन इस इंटरवल में कौन सा नेचर शो कर रहा है, या इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो हमसे पूछेगा ये फंक्शन इस इंटरवल में, इस फंक्शन का नेचर, हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, नेचर ऑफ एफ एक्स फंक्शन इन ए बी, ये हमारा सवाल है, क्या होगा, एक चीज ये बनी। कभी कभी क्या बोलेगा, थर्ड केस, थर्ड वैरायटी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। थर्ड वैरायटी हमारे पास बनती बेसिकली, जो मेनली है, हमें एक कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देगा। एक वैरायटी क्या है, वैरायटी थर्ड है, हमें क्या करेगा, कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देगा। मतलब क्या है, एक फंक्शन देगा और फंक्शन में कहीं कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देगा, मान लो लैम्डा इन्वॉल्व कर दिया फंक्शन के अंदर, लैम्डा एक्स, मतलब लैम्डा और एक्स में कुछ भी लिखा है, एक कांस्टेंट देगा, ठीक, कांस्टेंट देगा एक, ठीक, कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देगा, ठीक, कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देगा, ठीक, कांस्टेंट इसने इन्वॉल्व कर दिया। हमसे पूछेगा कि लैम्डा की इस वैल्यू को बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो कंडीशन देने के बाद लैम्डा पूछेगा, तो हमसे क्या पूछेगा कि लैम्डा की वैल्यू बताओ, लैम्डा हमें बताना होगा, ठीक है, व्हेन
फंक्शन इज इंक्रीजिंग देगा या क्या देगा, डिक्रीजिंग देगा, कुछ भी ऐसे दे सकता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली इतने सेक्शन बनते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करके हम इनइक्वालिटी को भी प्रूव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ये लिखा रहता है हमारे पास कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स, लिखा रहता है, ये लिखा रहता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, ये लिखा रहता है। कहेगा प्रूव करो इस इनइक्वालिटी को, तो ये भी बात होती है। तो जितना नीडेड है, काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आज के लेक्चर में मैंने आपको जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप इस क्लास को मिस कर देते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे। स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक अगर आप ईमानदारी के साथ पूरे लेक्चर को देखते हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ लेक्चर खत्म होने के बाद आपको खुद एहसास होगा, खुद फील होगा कि आपने कुछ सीखा है, आज तरीका समझ आया नहीं है। तो इसलिए क्या है कि आप एक रिदम में चलिए, फ्लो में चलिए। ऐसे नहीं है कि जो है आपने आज 4 घंटे पढ़ाई कर ली फिर अगले 4 दिन तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो एफर्ट करिए लेकिन कंटिन्यूएशन में करिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है एक दिन सारा पढ़ लो फिर 10 दिन तक पढ़ो ना, तो ये चीज़ें मत करिए। एफर्ट कंटिन्यूएशन में करिए तभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको आप ढंग से देखिए। कहीं कोई डाउट आता है कमेंट करिए, मुझे बताइए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको भी कर लें, फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यही रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।